Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu analysis of 4th of August 2026. तो आज हम देखेंगे 4 अगस्त 2026 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। और आज बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स आए जो मैं डिस्कस करूंगा, नोट्स भी आपको दिखाऊंगा जो हमने बनाए हुए हैं। तो प्लीज़ बी विद अस, प्लीज़ डू वॉच द एनालिसिस कम्प्लीटली। जो लोग पहली बार आए हैं लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसके अलावा कहीं इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। और जो लोग देखते आ रहे हैं वो लाइक ज़रूर किया करें, जैसा मैंने रिक्वेस्ट किया। और कुछ भी अनशेंड कमेंट जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, अनशेंड में गाली गलौज मत करो, बट अच्छा कमेंट करो, ठीक है ना। तो डू दैट। कोट्स आप ज़रूर लिखते हैं हर दिन, तो वो लिखा करिए। कल के मैं कोट्स आपको दिखा दूँ, बहुत अच्छे अच्छे कोट्स आ रहे हैं हिंदी में। कल आ रहे थे, विभव शर्मा ने लिखा था, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक जानवर है, मतलब ह्यूमन बीइंग इज एन पॉलिटिकल एनिमल बाय नेचर। एंड रफ़ी अहमद ने लिखा था, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। बहुत अच्छा कोट है, मोटिवेशनल कोट है थियोडोर रूजवेल्ट का। प्रीति ने अगेन लिखा था, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। एंड अभी शुक्ला ने लिखा था, टू अवॉइड पेन दे अवॉइड प्लेजर, टू अवॉइड डेथ दे अवॉइड लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा कोट है ओशो का। और ये थोड़ा फिलोसॉफिकल ज़रूर है, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे कोट्स हैं, तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। लिखा करें, जो आपको अच्छे लगते हैं कोट वो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चंस जो मैं पूछता हूँ उनके आंसर्स ज़रूर लिखा करें। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आज के एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। आज के द हिंदू एनालिसिस की पहली न्यूज़ जो थी वो थी बाई इलेक्शंस को लेकर के। आप सबको पता है गुजरात की एक सीट का बाई इलेक्शन होना था, बिहार बांकीपुर का एक इलेक्शन होना था, और मध्य प्रदेश में दतिया सीट का एक इलेक्शन होना था, जिसमें गुजरात सीट बीजेपी ने बचा ली, बांकीपुर की लूज़ कर दी, और कांग्रेस ने दतिया की सीट जीत ली। तो बांकीपुर की जीत इसलिए इम्पॉर्टेंट है प्रशांत किशोर की, कि एक तो प्रशांत किशोर बहुत ही अलग मुद्दे को लेकर के लड़ रहे थे, चेंज को लेकर के लड़ रहे थे, और वो जीत गए। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले उन्होंने कोई जन स्वराज की तरफ से कोई मतलब सीट नहीं चुनी थी। इस बार बाई इलेक्शन में उतरे और वो जीते, एक ही सीट जीते जन स्वराज ने। इम्पॉर्टेंट है कि पिछले 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स की बीजेपी की सीट है बांकीपुर की। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वो बिल्कुल गढ़ है एक तरीके से, उस गढ़ को भेद दिया है जन स्वराज ने। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। दतिया की सीट उन्होंने हार दी, मतलब आशुतोष तिवारी थे उनके कैंडिडेट बीजेपी के, वो हार गए, और एक कांग्रेस के कैंडिडेट जीत गए, और गुजरात की सीट उन्होंने बचा ली। बाई इलेक्शन क्या होते हैं ये भी आपको बता दें थोड़ा सा। बाई इलेक्शन जो होता है वो बीच में इलेक्शन, मतलब कि 2 इलेक्शंस के बीच के इलेक्शंस है, यानी कि 5 साल का जो टर्म है। कई बार क्या होता है उसमें वैकेंसी आ जाती है, सीट में वैकेंसी आ जाती है। वैकेंसी किन किन कारणों से आ सकती है भाई? सिंपल सी बात है, अगर कैंडिडेट की डेथ हो जाए, जो कैंडिडेट जीता था उसकी डेथ हो गई तो वैकेंसी आ जाएगी, या उस कैंडिडेट को ने रिज़ाइन कर दिया हो, जैसे ही कैंडिडेट रिज़ाइन करेगा तो भी वैकेंसी आ जाएगी। एंड थर्ड ये है कि मान लो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाए, एंड किसी कारण से कैंडिडेट अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो भी वैकेंसी आ जाएगी। तो अगर ये वैकेंसी आ जाती है 2 इलेक्शन टर्म्स के बीच में, तो उस सीट को भरने के लिए फिर बाई इलेक्शन कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है तो बाई इलेक्शन कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और फिर फाइनली वो उस सीट को चुना जाता है। तो दिस इज बाई इलेक्शन या बाई पोल जिसको हम बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। उड़ीसा इज सीकिंग यूनेस्को टैग फॉर पुरी रथ यात्रा। बहुत सिंपल सी न्यूज़ थी, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने नॉमिनेशन मांगा है सेंटर को। ये कहा कि भाई आप सेंटर को बोला कि नॉमिनेट करो रथ यात्रा को फॉर इंस्क्रिप्शन ऑन यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो आपको ये एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। पहले तो एक चीज़ अपन देख लेते हैं, यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। अगर एक बार साइट्स की हम बात करें तो ये साइट्स हैं, देख सकते हैं आप लोग, यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट्स, ताजमहल, आगरा फोर्ट, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, अजंता एलोरा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, एंड ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स महाबलीपुरम, लिविंग चोला टेम्पल्स, है ना। ये सारे अभी भी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। अपन एक और देख लेते हैं, हेरिटेज इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, इसमें देख लेते हैं। इंटेंजिबल जिसकी जो लिस्ट की पूरी बात कर रहा है वो इंटेंजिबल लिस्ट है, इसमें देख लो। इसमें वैदिक चैंटिंग, रामलीला, कुटियट्टम संस्कृत थिएटर है,
रम्मन, रम्मन इस गढ़वाल हिमालयाज का रम्मन होता है ना। मुडियट्टू केरला का है। कलबेलिया डांस होता है राजस्थान में, स्नेक चार्मर्स कम्युनिटी करती है वहाँ पे। देन छाऊ डांस इज देयर 2010 में। बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, ये भी है। संकीर्तन मणिपुर से। ठठेराज ऑफ जंदियाला गुरु पंजाब, जो बर्तन बनाते हैं वहाँ पे ठठेराज। योगा was added in 2016. नौरोज was added in 2016. कुंभ मेला was added in 2017. दुर्गा पूजा कोलकाता में ऐड हुई थी 2021 में। गरबा ऑफ गुजरात 2023 एंड दीपावली 2025। तो ये याद रखना है, ये 16 कल्चरल एलिमेंट्स हैं विच आर देयर, एंड इसी में अब लिस्ट में जगह बनाना चाहता है कौन, आपका जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा। तो दैट इज़ व्हाट इज़ देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये भी न्यूज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब मैं आपको एक बार नोट्स भी दिखा दूं जो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं temsis.com में। जब आप temsis.com खोले, बहुत ही ईजी मैंने वेबसाइट बना दी है। अगर आप देखें तो temsis बिल्कुल फ्रंट पेज खुलेगा, जैसे ही वहीं आपको डेली करंट अफेयर्स देखना शुरू हो जाता है। और अगर आप, अब मैंने पार्टीशन ऐसे भी कर दिया कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स पर क्लिक करोगे तो आपको पेज जो मिलेगा उसमें डेली न्यूज़ एनालिसिस अलग और आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में भी अलग कर दिए, ताकि आपको बिल्कुल एग्जाम के पहले एकदम सब छटाया मिल जाए, है ना। तो डू दैट फ्रॉम योर एंड, ज़रूर इसको एक्सेस करिएगा, देखिएगा। वेबसाइट को आप देखेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगी एंड बहुत ही ईजी फॉर्म में आप कर सकते हैं। अब एक न्यूज़ देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस स्ट्रेंथ इंक्रीज्ड टू 38। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की, और आज भी न्यूज़पेपर में आई है। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ। देखो लिखा ना, लोकसभा पासेस सुप्रीम कोर्ट जजेस बिल। अब यही है सुप्रीम कोर्ट जजेस बिल। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस के स्ट्रेंथ इंक्रीज की गई है, 38 हो गए हैं आप सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 लेकर के आया था, लोकसभा में यह बिल पास कर दिया गया है, एंड द नंबर हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 34 to 38 नाउ। ठीक है ना, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब 38 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये जो बिल है, ये जो एक्ट है, ये रिप्लेस करेगा एक ऑर्डिनेंस को जो लाया गया था इन मई, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस फ्रॉम 32 to 37। 33 से बढ़ा करके 37 किए गए थे नंबर ऑफ जजेस। इन में देयर वाज एन ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल से पास होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑर्डिनेंस होता है आर्टिकल 1, 2, 3, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 1, 2, 3 इज बेसिकली द ऑर्डिनेंस। सिंपल है, ये बहुत ही आसान है, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। एंड वहीं से पास हुआ है एक्चुअली आपका ये बिल, उसी को चेंज करते हुए नंबर ऑफ जजेस हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 34 to 38 इंक्लूडिंग द CJI, है ना। और अगर एक्सक्लूडिंग द CJI करेंगे तो 33 to 37 हो जाएगा, है ना। तो 33 to 37 एक्चुअली ये ऑर्डिनेंस यही था, 34 to 38 का ही था इंक्लूडिंग CJI, ठीक है ना। लेकिन उस समय CJI तो अलग रहता ही है ना पोस्ट, तो इसलिए 33 से 37 किया गया था। अब सिंपल मेजॉरिटी इस बिल के लिए लगी है, इसके लिए कोई भी स्पेशल मेजॉरिटी नहीं लगी है, सिंस इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इट नीडेड जस्ट रिक्वायर्ड अ सिंपल मेजॉरिटी बिल था ये भी याद रखना। कल को आपसे अगर UPSC पूछ लेगी किस तरीके से है तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है ना। एंड याद रखना कि जो नंबर ऑफ जजेस है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड परमानेंटली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि कितने नंबर होंगे जजेस के, उसने छोड़ दिया है, इट इज़ अप टू द पार्लियामेंट टू डिसाइड बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। तो पार्लियामेंट विल डिसाइड बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। नाउ सेकंड न्यूज़, अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ये तो आज के हिंदू में आई भी नहीं है, या आई थिंक कल के हिंदू में आ सकती है मे बी। नाउरू विच इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री हैज़ चेंज्ड इट्स नेम टू नाउ एरो। याद रखना, नाउरू जो कि वर्ल्ड की थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है, उसने अपना नाम बदल दिया है टू नाउ एरो, ठीक है। तो पैसिफिक आइलैंड नेशन है ये नाउरू का। ऑफिशियली इसने अपना नाम चेंज कर लिया टू द रिपब्लिक ऑफ नाउएरो। एंड द कंट्रीज इंटरनेशनल कोड पहले अभी तक NRU था, अब NRO हो जाएगा। एंड सिटीजन्स के नाउरुअन कहलाएंगे, ये दी नाउएरो कहलाएंगे। पहले ये नाउरुअन कहलाते थे, अब दी नाउएरो कहलाएंगे। पहले देखो लिखा है नाउ एरो, प्रोनाउंस किया जाएगा इस बार नाम को नाउ एरो, पहले नाउरू था अभी तक, ठीक है ना। थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है इन बाय पॉपुलेशन साइज आफ्टर तुवालू एंड वेटिकन सिटी। तो पॉपुलेशन साइज में थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है आफ्टर तुवालू एंड वेटिकन सिटी, ये भी आपको याद रखना है। तो नाउरू की एक बार लोकेशन अपन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें नाउरू, तो ये ऊपर आपको पैसिफिक ओशन दिख रहा है, दिस इज द पैसिफिक ओशन वाला पोर्शन। एंड यहाँ पे आपको मार्शल आइलैंड, किरिबाती, तुवालू और नाउरू यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ये नाउरू।
और सोलोमन आइलैंड्स के ऊपर यहाँ वनुआतू भी दिख रहा है सोलोमन आइलैंड्स के ऊपर। तो ये इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है। दिस इज़ वेयर योर नाउरू इज लोकेटेड। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव अगेन टू द न्यूज़ एनालिसिस वाला पोर्शन। अपन फिर से न्यूज़ एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो नाउरू नावेरो आपका क्लियर हो गया होगा, ये हमने देख लिया। तो कुल मिला के यहीं था, है ना, इसी वाले पार्ट में था, इनके बीच में कहीं था, वनुआतू के नीचे था ना, अपन नाउरू देखा था। आई थिंक वो फिर मेलानेशिया का पार्ट रहेगा। अगली न्यूज़ है पीएम सूर्य सरोवर योजना। पीएम सूर्य सरोवर योजना कैबिनेट ने क्लियर कर दी है, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, जिसमें 5000 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स बनाए जाएंगे, फ्लोटिंग सोलर रिजर्वायर्स। एंड इसको बनाया जाएगा आपका सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। या ये भी याद रखना, करंट जो फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी है वो 0.7 गीगावाट की है, पोटेंशियल 102 गीगावाट का है। एंड रेशनल इसका ये है बेसिकली कि लैंड स्केर्सिटी रहती है ग्राउंड माउंटेड सोलर के लिए, तो फ्लोटिंग सोलर चूँकि यूज़ करता है वाटर बॉडीज़ को, तो वह लैंड डिस्प्यूट्स को अवॉइड करेगा एंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये आपको याद रखना है। इंडिया में अभी फ्लोटिंग सोलर के नाम पे एक ओमकारेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। आई थिंक सबसे बड़ा ओमकारेश्वर ही है जो कि मध्य प्रदेश में है, और इसको ये और आगे आने वाले हैं। इन स्पेस री एंट्री गाइडलाइंस, ये भी न्यूज़ देखो आज के द हिंदू में नहीं आई है। इन स्पेस ने रिलीज़ की हैं गाइडलाइंस फॉर ऑथराइजेशन ऑफ अंडरटेकिंग प्लान्ड री एंट्री ऑफ स्टेट स्पेस ऑब्जेक्ट। मतलब जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी अगर री एंट्री करनी है, दोबारा यहाँ पे लाना है, डेब्री हो या स्पेस क्राफ्ट हो, तो उसके लिए ऑथराइजेशन फॉर अंडरटेकिंग प्लान री एंट्री ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट करके गाइडलाइंस रिलीज़ की हैं इन स्पेस ने। इन स्पेस आप सबको पता है संस्था है जो कि स्पेस सेक्टर से रिलेटेड है ना। प्लान री एंट्री का मतलब क्या होता है कि डेलिबरेट कंट्रोल्ड डिसेंट, मतलब कि अनकंट्रोल्ड तरीके से कोई चीज़ गिर जाए वो स्पेस से, वो अलग चीज़ है। लेकिन प्लान री एंट्री का मतलब है कि इसको डेलिबरेट तरीके से कंट्रोल्ड तरीके से लाया गया है, ठीक है ना। ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो ऑपरेटर्स मस्ट सबमिट अ फ्रैगमेंटेशन पैटर्न शोइंग हाउ अ क्राफ्ट ब्रेक्स अपार्ट एंड वेयर द डेब्री फॉल्स, ठीक है ना। तो पहले तो एक सबमिट करना पड़ेगा फ्रैगमेंटेशन पैटर्न की कहाँ पे कैसे लाया जाएगा और डेब्री कहाँ गिरेगा। देन सेफ्टी थ्रेशोल्ड रहेगा, रिस्क ऑफ अ पर्सन बीइंग हिट मस्ट बी बिलो 1 in 10,000। मतलब कई बार क्या होता है कि मतलब ऐसा नहीं कि स्पेस क्राफ्ट से लाया जाएगा, वो अपने आप ही प्लान री एंट्री की जाएगी लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से। इसलिए पहला लिखा है कि पहले आपको फ्रेगमेंटेशन पैटर्न शो करना पड़ेगा। दूसरा कह रहे हैं कि भैया रिस्क जो होना चाहिए वो 1 in 10,000 होना चाहिए, कि किसी व्यक्ति पे आकर के वो कचड़ा या वो डेबरी या जो भी आप ला रहे हैं वो गिरे किसी व्यक्ति के ऊपर। एंड ऑपरेटर मस्ट मॉडल री एंट्री कॉरिडोर्स यूजिंग विंड, एटमॉस्फेरिक डेंसिटी एंड पॉपुलेशन मैप्स। ये सारी चीज़ों के बेसिस पे आपको री एंट्री कॉरिडोर को मैप करना पड़ेगा। इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन विद एविएशन मैरीटाइम अथॉरिटीज 45 days इन एडवांस। 45 days इन एडवांस आपको पहले कोऑर्डिनेशन शुरू कर देना पड़ेगा फ्रॉम एविएशन मैरीटाइम एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एंड अंडर 1972 लायबिलिटी कन्वेंशन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज इट्स स्पेस ऑब्जेक्ट्स कॉजेज अब्रॉड, है ना। एंड नाउ द न्यू गाइडलाइंस विल शिफ्ट दिस लाइबिलिटी टू प्राइवेट ऑपरेटर्स, जो कि कैरी करेंगे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ठीक है ना। याद रखना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कैरी करेंगे जो थर्ड पार्टी ये हैं पार्टीज हैं, ऑपरेटर्स हैं, एंड दे विल बी हेल्ड फॉर द लाइबिलिटी, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आज का लीड एडिटोरियल देखते हैं, एआई एंड साइबर। लेट्स गो टू द लीड एडिटोरियल नाउ। बहुत ही अच्छा एडिटोरियल आया है आज का। यस, this is written by M.K. Narayanan, AI in cyber the double helix of today's security threats। अब ये जो आर्टिकल इसमें बताया गया कि भाई एक तो डिजिटल ग्रोथ बहुत हो रही है, प्लस AI आ गया ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो इसने ग्लोबल सिक्योरिटी को काफ़ी बदल दिया है। क्यों? क्योंकि अब जो साइबर थ्रेट्स हैं दे आर वेरी अडेप्टिव एंड दे आर वेरी हार्ड टू डिटेक्ट। फर्स्ट इज दे आर अडेप्टिव, बिकमिंग अडेप्टिव, एंड दे आर हार्ड टू डिटेक्ट। AI powered malwares can evade traditional antivirus tools। मतलब AI पावर्ड malware जो रहेंगे वो इवेड कर सकते हैं ट्रेडिशनल एंटीवायरस टूल्स को। जीरो ट्रस्ट प्रोटोकॉल्स फेस ग्रोइंग रिस्क फ्रॉम ऑटोनॉमस मलिशियस एजेंट्स। तो जीरो ट्रस्ट वाला जो फंडा था वो भी आपका ऑटोनॉमस मलिशियस एजेंट्स के कारण खतरे में है। यूक्रेन एंड ईरान कन्फ्लिक्ट ने दिखाया कि किस तरीके से AI वॉरफेयर को शेप कर रहा है। मिसाइल ट्रैकिंग, मल्टी सोर्स इंटेलिजेंस
ऑटोनॉमस स्ट्राइक सिस्टम जैसे गोलकीपर, विप्लैश, ये हमने देखे यूक्रेन एंड उस वॉर, ईरान वॉर में। एजेंटिक एआई का राइज, जो ऑथर ने कहा है कि एजेंटिक एआई मतलब कि ऑटोनॉमस एक्शन होने लगा है एआई में, अब खुद से एक्शन ले रहा है इन रादर देन जनरेटिव एआई। तो इट इज़ एस्केलेटिंग द रिस्क एंड कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि अब काफ़ी पावरफुल टूल एक तरीके से एआई बनता जा रहा है और साइबर स्पेस को काफ़ी ज़्यादा इसने चेंज कर दिया है। ऑथर ने ये भी कहा कि जो एआई कैपेबिलिटी है वो काफ़ी कंसंट्रेटेड है, जैसे एंथ्रोपिक हो गई, चाइना ने थोड़ा बहुत कर लिया, यूएस ने कर लिया थोड़ा बहुत, है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो कंसंट्रेटेड एआई कैपेबिलिटी है, वो भी एक अपने आप में खतरा है। यूएस हैज एक्यूज्ड चाइनाज मूनशॉट एआई ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम एंथ्रोपिक फेबल मॉडल। चाइना डिनाइज दिस, रिफ्लेक्टिंग इंटेंसिफाइंग यूएस चाइना एआई कॉम्पिटिशन। तो दिख रहा है यूएस चाइना का एआई कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है। इसके अलावा एआई हेलुसिनेशंस, एआई बायस, एल्गोरिदमिक रेडिकलाइजेशन, ये सारी चीज़ें अभी भी खतरा बनी है बिकॉज ऑफ एआई। तो ये टर्म्स ज़रूर याद रखना, एआई हेलुसिनेशंस, एआई बायस एंड एल्गोरिदमिक रेडिकलाइजेशन। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आर्टिकल में कहा गया कि भैया कॉशियस रहें, विजडम ड्रिवन ओवरसाइट रखें, एआई अंडर ह्यूमन कंट्रोल दैट इज द नीड, एंड स्पेशली डिफेंस एंड वार्निंग सिस्टम्स रादर देन ब्लाइंड ट्रस्टिंग एआई। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल आया था लैब ग्रोन डायमंड्स के ऊपर, विच इज़ एन अल्टरनेटिव। जैसे मैं अगर आपको नीचे दिखाऊं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि मैं अपने से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो यह है, लैब ग्रोन डायमंड्स आर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू माइंड स्टोन्स। तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि लैब नेचुरल डायमंड्स जो हैं दे आर फेसिंग डिप्लीशन। मेजर माइंस अगर देखें तो यहाँ पे 2 माइंस के नाम थे, मैंने लिख दिए। आर्गाइल माइन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो कि 2020 में क्लोज कर दी गई, एंड दियाविक माइन नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज कनाडा विच आर एग्जॉस्टिंग एंड डिक्लाइनिंग। ठीक है ना। 40 माइंस वर्ल्ड की ऐसी हैं जो 90% ऑफ ग्लोबल सप्लाई ऑफ डायमंड्स प्रोड्यूस करती हैं, एंड दे आर कंसंट्रेटेड इन बोत्सवाना, रशिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। एंड दे आर एस्टिमेटेड कि 50 साल का ही प्रोडक्शन बचा हुआ है। माइनिंग के अलग नुकसान भी हैं, कॉजेज डिफॉरेस्टेशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड, वर्कर्स फेस हेल्थ रिस्क एंड ऑल। इसके अलावा ब्लड या कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स जो होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स क्या होते हैं? ऐसे डायमंड जो कि माइन के जाते हैं वॉर जोन्स में टू फंड द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड मिलिशियाज, इसीलिए इनको कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स भी कहा जाता है। ब्लड डायमंड्स या कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स आर दोज विच आर माइंड इन वॉर जोन्स टू फंड द आर्म्ड रेबेलियंस, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर्म्ड मिलिशियाज। दे आर स्पेशली इन फेमस इन सियरा लियोन, अंगोला, लिबेरिया, DRC, है ना। ये आपको याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम आई थी 2003 में, विच एम्स टू सर्टिफाई कन्फ्लिक्ट फ्री डायमंड्स। कन्फ्लिक्ट फ्री डायमंड्स के लिए किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम आई थी, ये आपको याद रखना है। बट स्टिल देयर आर गैप्स इस कारण से स्मगलिंग हो जाती है। नाउ लैब ग्रोन डायमंड्स आर बेसिकली केमिकली एंड फिजिकली एंड ऑप्टिकली आइडेंटिकल टू नेचुरल डायमंड्स। केमिकली, फिजिकली एंड ऑप्टिकली दे आर आइडेंटिकल टू नेचुरल डायमंड्स। याद रखना, पहली बार जनरल इलेक्ट्रिक ने 1954 में बनाए थे लैब ग्रोन डायमंड्स वाया HPHT यानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर प्रोसेस। ये आपको विच मिमिक्स द मेंटल कंडीशन, मेंटल में जहाँ बनता है उसी कंडीशन को मिमिक करते हुए जनरल इलेक्ट्रिक ने 1954 में बनाए थे। देन केमिकल वेपर डिपोजिशन प्रोसेस से 1962 में बनाए गए थे। एंड इंडिया मतलब इंडिया ने भी पुश दिया है अभी 2023-24 के बजट में कि वी विल सपोर्ट फॉर इंडिजिनस HPHT एंड CVD रिसर्च। एंड IIT मद्रास को 243 करोड़ दिए गए हैं टू सेटअप इनसेंट LGD। इनसेंट LGD यानी कि इंडिया सेंटर फॉर लैब ग्रोन डायमंड, IIT मद्रास, ये आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स थे आज के। ये सारे मैंने जो आपको बताया वो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे मूव करते हैं और एक स्पोर्ट्स सेक्शन की आई थिंक न्यूज़ है, जिसमें जो कॉमनवेल्थ गेम है उसका बैटन इंडिया को पास कर दिया गया है, गुजरात अहमदाबाद को। क्यों? क्योंकि अगली बार जो होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स वो इंडिया में होने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि द नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स विल टेक प्लेस इन इंडिया, एंड 2030 में होने वाले हैं। अब इस बार 2026 के जो हुए थे कहाँ पे हुए थे? ग्लासगो में हुए थे। नाउ अहमदाबाद विल बी द होस्ट ऑफ 2030 गेम्स व्हेन इंडियन कल्चरल शो बिगेन इंडियन। ठीक है,
ठीक है, ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, लेकिन आपको जो बताना था वो बता दिया मैंने। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।